वेलकम बैक नाज़रीन। आज यौम जमहूरियत है। 2007 से इस दिन को मनाया जा रहा है यूएनओ के तहत। और आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का बयान भी सामने आया। कल ही शामी साहब आपने याद करे थे कि बहुत कम उन्हें सुनने का या जानने का मौका मिल रहा है, राब्ता नहीं हो रहा, तो आज उनका बयान आ गया है। इतना जोरदार बयान तो उन्हीं का आया है। हाँ जी, बाकी तो किसी कोई सियासतदान का नहीं आया। वज़ीर आज़म साहब का भी आया कि जमहूरियत में ही बका है, लेकिन अहम बयान उन्हीं का था। तो वो ये कह रहे हैं जनाब कि नहीं, जोरदार अच्छा वो कहते हैं कि इदारों में दखल अंदाजी का तासुर जो है ताकतवर इदारों की जानिब से, वो जमहूरियत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। तो शिद्दत पसंदी और करप्शन के खात्मे के लिए जंग काबिल सताइश, लेकिन आइन शिकनी का सहारा नहीं लेना। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। तो इशारा कहाँ है? इशारा यही है कि जो हमारी रेंजर्स है, हमारी जो फौजी क़यादत है, वो कायदे और कानून के तहत जो है कार्रवाइयाँ करे। और ये नहीं कभी डॉक्टर आसिम को पकड़ लिया, किसी दूसरे को पकड़ लिया कोई। तो ये जो एक उनके जरदारी साहब के मुखालफिन जो हैं, ये उनके सारे पकड़े जाए। और तरह तरह की खबरें उड़ाते रहते हैं, बड़े बड़े बाखबर लोग हैं, यानी मेरे मिलते हैं, मेरे कान में कहते हैं फलां आदमी गिरफ्तार होने वाला है मुस्लिम लीग नून का, फलां पीपल्स पार्टी का। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जरदारी साहब की जो बात है उसमें वजन है। अब आइन की हदूद को, कायदे को, ज़ाब्ते को मद्देनजर रखना चाहिए हमारी फौजी क़यादत को। एक तरफ से ये बात दुरुस्त है, दूसरी तरफ ये बात भी दुरुस्त है कि सियासी क़यादत को भी कायदे कानून और ज़ाब्ते को मद्देनजर रखना चाहिए। करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तूर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना जमहूरियत वाले ये काम करें और ना फौज वाले, वर्दी वाले वो करें। ठीक है, अब देखिए सदर निक्सन जैसा जो अमेरिका की तारीख में एक बड़ा आदमी, एक बात छोटा सा झूठ बोला है, मतलब कहा कि टेप का ऑर्डर मैंने नहीं किया था, ये मेरी इल्म में नहीं था, और उनको इम्पीच करके मजबूर कर दिया कि वो सदारत से मुस्ताफी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये जमहूरियत ये नहीं है कि हर किस्म का झूठ बोला जाए, लूट मार की जाए, खजाने पे हाथ साफ किया जाए और मेरिट की खिलाफ वर्जी की जाए, मनपसंद लोगों को नवाजा जाए और एक ढेर लगा दिए जाएं टूटे हुए पैमानों के, और फिर कहें कि हम जमहूरियत। ऐसी जमहूरियत जो है वो हर वक्त डरती कांपती रहेगी और उसका तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं करेगा। आज जरदारी साहब के हवाले से हम खबर कुछ देर पहले दुनिया न्यूज ने ब्रेक की है। उनके जो पीर कहा जाता है, पीर एजाज शाह साहब, वो कमाल मजे के आदमी थे। उनके हवाले से आज एक वो चलते फिरते उससे चलते धोती पहनी हुई है, अच्छा, और जनाब कमीज पहनी हुई है, कलंदराना तरीके से चल रहे हैं, और जहां चाहे ऐवान सदर में जा सकते थे, चाहे उनके बेडरूम में जाए, चाहे उनके ड्राइंग रूम में जाए। पीर जो ठहरे, अपनी एक दुनिया थी उनकी। तो वो आज शाकिर सोलंकी दुनिया न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनसे बड़ी एक्सक्लूसिव और लंबी चौड़ी गुफ्तगू मुख्तसर सी मालूम कर ले। शाकिर सिंह, क्या कहते हैं पीर एजाज शाह साहब जरदारी साहब के मुस्तकबिल के हवाले से? हाँ, जामी मुस्तकबिल के हवाले से उनका कहना था कि वो खुद जानते हैं, मैं सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर रहा हूँ कि वो उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। मैंने उनको कहा है वो आप खुद जान सकते हैं कि आपको वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये फैसला आपने खुद करना है। मैंने पूछा कोई वजीफा आपने दिया है, तो उन्होंने कहा कि क्या आसिफ अली जरदारी पानी में खड़े हो के सारी रात वजीफा पढ़ लेंगे जो मैं उनको वजीफा दूंगा? मैंने कोई वजीफा नहीं दिया, दुआ देता हूँ। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं एक पीटीआई के शादी में गया था, तो पीटीआई के लोगों को मैंने कहा कि इमरान खान की सर पर जब तक किसी फकीर का हाथ नहीं होगा तब तक वो कभी वजीर आजम नहीं बन सकते। नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इत्तेफाक मस्जिद में मैं रहता था और नवाज शरीफ के घर के दरख्त और घास भी मुझे पहचान लेते हैं, लेकिन उनके लिए मैंने बड़ी दुआएं की, उन पर एहसान आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। और अब मैं सिर्फ आसिफ अली जरदारी और उनकी औलाद से शाकिर, बहुत शुक्रिया। तो अब वो जब ऐवान सदर में थे जरदारी साहब, उस वक्त पीर साहब कहते रहते थे कि बस यानी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कोशिश करते हैं, और बड़ी एक वन मैन ब्रिगेड थे। अब देख ले इमरान खान साहब अगर चाहते हैं कुछ अपना, तो पीर साहब से राब्ता कायम कर ले, पीर साहब तैयार है। तो एक किसी दरवेश के यहाँ जाया करते थे किसी ज़माने में, उनके अपने दरवेश हैं, उनकी अपनी कहानियां हैं। अब इस वक्त छेड़ेंगे, ठीक है, अब दुनिया में चले जाएंगे। जिक्र हुआ तो खान साहब की पार्टी बड़े सख्त इकदाम कर रही है पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ, और खैबर पख्तूनख्वा में 57 मेंबरान है जिनको फारिग किया गया है, और आजम सवाती साहब को भी उन्होंने भी खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी के फैसले की, एक दूसरे उम्मीदवार की सपोर्ट की। सदर हैं वहां के, साबिक सदर, अब साबिक सदर हो गए, और पंजाब में महमूद महमूद रशीद साहब
और जनाब शफकत महमूद साहब, इनका मामला यह है कि जनाब यहां से ख्वाजा हसन साहब बिला मुकाबला यूसी के चेयरमैन मुंतखब हो गए, कवरिंग कैंडिडेट ही नहीं थे। और ये जनाब कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सके जो उनके मुकाबले में डट जाए, और मजबूत उम्मीदवार भी नहीं था, कवरिंग कैंडिडेट भी नहीं और था। अब तो अभी तो दिलचस्प लतीफा ये है कि अब तो इसकी ये मेंबरशिप भी बंद कर रखी है तहरीक इंसाफ की 2 साल से। वो तस्नीम नूरानी साहब जो इसके एक पता नहीं इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन बने हुए हैं, और वो जनाब उन्होंने मेंबरशिप बंद कर रखी। अब सुनिए, मैंने सुना कि सरवर साहब ने उसको खोलने की कोशिश की है, उनकी पेशी उन्होंने तलब किया कि आके जवाब दे। क्यों खोली आपने? अब क्योंकि तस्नीम नूरानी साहब बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे, लेकिन मैंने हंसते हुए कि जब हमारे ऐसे होनहार लोग ब्यूरोक्रेट होते हैं तो उस वक्त तो सियासी जमातों की खिदमत करते हैं, और जब रिटायर होकर सियासतदान बनते हैं तो फिर ब्यूरोक्रेट की तरह उनको चलाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल देखिए तहरीक इंसाफ पर क्या गुजरती है। अभी तक तो इमरान खान साहब एक डंडा लेके एहतसाब का अपने लीडरों का पीछा कर रहे हैं, और ये रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। यासिर हुसैन है पेशावर से, वो इस बारे में हमें मज़ीद रिपोर्ट। यासिर, मुख्तसर बताइएगा केपीके में क्या सूरत हाल है? और जी, सूरत हाल जामे भाई इस वक्त इंतहाई गमगीन है, और पीटीआई के जो यहाँ पर रहनुमा हैं, वज़रा हैं या एमपीए हैं, वो कोशिश, बल्कि पहले तो मैं यही कहता चलूं कि वो अब 3 ग्रुप्स में तकसीम हो चुके हैं। अब वज़ीर आला साहब का अपना एक ग्रुप है, इसी तरह शाह फरमान साहब का अपना एक ग्रुप है। जो बल्दियाती इंतखाबात में हुआ, इससे बल्दियाती इंतखाबात में जो कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए वो एक अलग टॉपिक है। इसके बाद जो उम्मीदवार सामने आए फिर उनको जिला नाजिम, तहसील नाजिम, टाउन नाजिमीन बनाने के लिए फिर जो ये कैंडिडेट थे जो उनके रहनुमा थे, जैसे कि आजम स्वाति साहब का जो उनको शोकास नोटिस भी जारी हुआ, यही वजूहात थी कि वो अपने बंदे लाना चाहते थे, अपने कैंडिडेट्स लाना चाहते थे, चाहे पेशावर की सतह पर हो, मर्दान की, सवाबी की, और मुख्तलिफ है। अब इन पे कार्रवाइयां हो रही हैं। अब अल्लाह ताला उनकी हुकूमत को महफूज रखे, पता नहीं हुकूमत किसकी नजर हो जाए और पता नहीं पार्टी का क्या मुस्तकबिल बने। यासिर मुख्तसर ये बता दें, ये जो फजल महमूद साहब है सूबाई ऑर्गेनाइजर, वो अब क्या फैसला करने जा रहे हैं 57 मेंबरान के हवाले से? क्या फारिग कर दिए जाएंगे ये? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए ने सवाले से तस्दीक कर दी है कि जो ये 57 मेंबरान हैं जिला कौंसल्स के, टाउन कौंसल्स के और तहसील कौंसल्स के। अभी तो आप देखिए वहां से अपर दीन में जो इलेक्शन था ना पीके 93 का, उसमें नवाज मलिक साहब ने सवाल किया, जब पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है तो क्या ये रिवाइव हो रही है? असल में दिलचस्प बात यह है कि साहबजादा, क्या नाम उनका? साहबजादा सनाउल्लाह। ये जमात इस्लामी के बड़े पुराने रुकन साहबजादा सफीउल्लाह 1970 में मुंतखब हुए थे। ये उनके साहबजादे हैं, यानी जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं उनके बेटे अब पीपल्स पार्टी के टिकट पर हैं, और जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं वो मलिक आज़म खान, हाँ, वो एक उनके वालिद, वो जाली डिग्री का उन पे इल्जाम था, डी सीट हुए, अब उसका बेटा जो है लड़ रहा है। और अब अगर सारी जमात इस्लामी के खिलाफ इकट्ठी हो गई थी, और खुद पीटीआई का भी एक धड़ा जो है जमात इस्लामी की मुखालफत कर रहा था, अब अगर उनके कैंडिडेट जो हैं वो हार गए तो पीपल्स पार्टी का अलायंस जो है इस पे खुशी मना सकते हैं। बहुत खुशी है इस पे, पीपल्स पार्टी का रिवाइव हो रहा है, और 40 साल बाद खवातीन भी वोट दे रही हैं। वोट दे रही हैं, और अब ये भी जमात इस्लामी वाले ये कहते हैं कि बात ये तय हुई थी कि औरतें वोट नहीं देंगी, क्यों नहीं देंगी? लेकिन फिर वो वहां तय हुआ था उनका आपस में, उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी दूसरे उम्मीदवार ने, और उनकी औरतें घर बैठी रह गई। अब देखिए भाई, पीपल्स पार्टी लीड कर रही है अभी अपने एक अलायंस को। हाँ जी, यहाँ नाज़रीन प्रोग्राम वक्त एक ब्रेक, और वापस आते तो बात करते हैं कि पाकिस्तान आपके कोयले से अतवाने क्यों नहीं पैदा करा। मारवी शर्मा साहब कह रही हैं कि पीके 95 में जब जमात इस्लामी जीती तो तब खवातीन को इजाजत नहीं थी, और जैसे ही खवातीन को इजाजत मिली तो पीपल्स पार्टी जीत गई। इसका मतलब सारी मारवी सरमत की हम नवा है वहाँ। बिल्कुल होनी चाहिए। हमें तो खुशी है इस चीज की रिवाइवल हो। किस बात की? क्योंकि पार्टी जमहूरी पार्टी है, वो जिंदा। हमें किसी बात पर ना खुशी होनी चाहिए ना गम होना चाहिए सर। हम इलेक्शन जो है उसका नताइज जो है हमें ना, बस ठीक है, वो जीतने वालों को मुबारक हो। आप देखिए, ये सऊदी वजारत खारजा का ऐलान है, ये सऊदी खबरसां एजेंसी ने भेजे। सऊदी अरब के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये सो कॉल जो लिबरल्स हैं कि शामी मुहाजिरीन का कोई उन्होंने पुरसाने हाल नहीं है, उनके लिए दरवाजे नहीं खोले। उन्होंने बताया कि जब से क्राइसिस शुरू हुआ है 25 लाख शामी जो हैं उनको वो पनाह दे चुके हैं, और 1 लाख शामी तालिब इल्म जो हैं वो उनके यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं इस वक्त बगैर फीस के। हाँ, सऊदी अरब की जामियात में। और $700 मिलियन
उन्होंने फराहम किए हैं मुख्तलिफ अदारों को शामी मुहाजिरीन की इमदाद के लिए, ठीक है, ताकि ये हकायक जो हैं ये भी जरूरी है कि मद्देनजर रखे जाए। डॉक्टर फरीद मलिक साहब ने, ये साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के, और जो हमने सवाल छोड़ा था प्रोग्राम के आगाज में कि कोयले से बिजली क्यों नहीं पैदा जो है, देखिए प्लानिंग कमीशन के हमारे मेंबर एनर्जी रहे हैं कोयले के, और इस वक्त ये FC कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ा रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कोयले की एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी होने वाली जिसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो बैनुल अक़वामी तौर पर जो कोयले से मुतल्लिक़ अमूर हैं उनके ये माहिर हैं, इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं थोड़ी, अगरचे वक्त कम है लेकिन कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब में दरिया बंद हो जाए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल हमारे पास कोयले के ज़खायर तो बड़ी तादाद में मौजूद है, बड़ी मिकदार में जी, मगर कोयले से बिजली हम क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? शायद 1% हमारी जो बिजली है कोयले से पैदा होती है, वजह बुनियादी क्या है इसकी? जी, दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि जब यहाँ गैस निकलाई 1955 में, तो जो सारा फोकस है वो गैस पे चला गया, ठीक, तो हमें क्योंकि दुनिया 16% दुनिया का कोला पाकिस्तान में, यानी सेकंड लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट्स हमारे पास, अमेरिका के बाद 24% है, 16% हमारे पास है। अच्छा, तो जब गैस निकलाई तो फिर सारा फोकस गैस पे चला गया, और हमारा ये ख्याल था ये गैस सारी उम्र चलेगी, मगर वो जो गैस है वो हमने उड़ा दी। तो अब हमारे प्रोजेक्टेड ये है कि 2030 तक 30% जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कोयले से हम पूरी करेंगे, पूरी होनी चाहिए, हमारी सर्वाइवल इसमें है। हाँ, सर्वाइवल इसमें, और सबसे बड़ा चैलेंज है वो माइनिंग का है, हमने कोयला निकाला नहीं। ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज रहा है कि माइनिंग, कोयले की जो कमर्शियल लेवल माइनिंग नहीं हुई है। ये जो थर का कोला है जी, अब यानी ये इसमें कोई पेशरफ्त हो रही है कि इससे कोई गैस पैदा हो, फिर उससे बिजली पैदा हो? ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर समर मुबारकमंद लगे हुए थे कि उसमें नीचे अंडरग्राउंड ही गैस पैदा होगी और फिर उसको वो लेके निकालेंगे बाहर और फिर बिजली पैदा करेंगे। देखें जी, उसमें एक तो वो जो प्रोसेस उनका था वो कमर्शियली वायबल कहीं दुनिया में नहीं है, ठीक, और वो इस डिपॉजिट के लिए सूटेबल भी नहीं था, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने टाइम भी जाया किया और पैसे भी जाया किए, और जो और डेवलपमेंट हो सकती थी टेस्ट माइन बनाने की, कोला निकालने की, वो भी डिले हुई। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन इसमें पॉजिटिव नहीं रही है। तो आप करें क्या फिर इसमें जी? अब एक तो वो एंग्रो वाले जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कोला निकाल के उसे बिजली बनाने के लिए, और दूसरा कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज जिनके साथ मैं भी काम कर रहा हूं, उनकी कोशिश ये है कि कोयले को माइन किया जाए, कोयले को निकाला जाए, और फिर अबव ग्राउंड उसको गैस बनाई जाए, और उस गैस से फर्टिलाइजर और बिजली बनाई जाए। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि कोयले से जब बिजली पैदा करेंगे आप तो उससे पोल्यूशन पैदा होगी, माहौल खराब होगा, उससे बीमारियां फैलेंगी। वो जी, अगर आपने कोयले को एज इट इज जलाया तो वो बिल्कुल होगा। अगर आप कोयले को क्लीन फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे, जिसको आजकल सिंथेटिक नेचुरल गैस कहते हैं, ये IGCC एक प्रोसेस है, इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल, जिसमें आप कोयला निकालते हैं, उससे सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाते हैं, उससे आप बिजली भी बनाते हैं, फर्टिलाइजर भी बनाते हैं। जहां माइनिंग होगी, जहां कोयला है वहीं कोयला निकाला जाए, फिर वहीं उससे गैस पैदा की जाए। बिल्कुल, और वो गैस हम अपनी पाइपलाइन में डाल के वो LNG की भी रिप्लेसमेंट हो सकती है। इस वक्त दुनिया में उस पर भी बहुत काम हो रहा है। मगर ये टेक्नोलॉजी जो है डॉक्टर साहब जी, ये किसके पास है? यानी अमेरिका के पास है, ये आम हो चुकी है। ये देखें जी, जो जिस तरह पिट्सबर्ग की कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, जो पिट्सबर्ग है ये दुनिया का कैपिटल है कोयले का। सारी रिसर्च कोयले की जो है वो अमेरिका में होती है, मगर वहां एप्लीकेशन इसके लिए आप आस्ता आस्ता कम हो रही, क्योंकि उनके पास और भी रिसोर्सेज हैं, गैस बहुत निकल आई है, शेल गैस निकल आई है उनके पास। तो कोयले की रिसर्च और टेक्नोलॉजीज अमेरिका के पास ही हैं, मगर वो सारी दुनिया में एक्सपैंड हो रही हैं, फैल रही हैं। मगर हमारे यहाँ जो एक कुछ प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जी, वो कहते हैं कोयले से बिजली पैदा करेंगे, फिर कोयला इंपोर्ट होगा, कोई हमारा अपना कोयला उसमें इस्तेमाल नहीं होगा जी। ये इस तरह फिर ये तो और भी महंगा प्रोसेस होगा, इसको क्या करेंगे आप? और महंगा भी है, और लॉजिस्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कोयले को पहले वो पोर्ट पे आएगा, फिर वो ऊपर लाया जाएगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात है कि कोयले के जो प्लांट्स हैं वो कोयले के मुताबिक डिजाइन किए जाते हैं, और वो लाकड़ा में सिर्फ हमारे 3 प्लांट लगे जो, यानी जिस किस्म का कोयला होगा उस तरह का प्लांट बनना चाहिए। बिल्कुल, ये जरूरी ये नहीं है कि आप कहीं बाहर से मंगवा के कोयला प्लांट चला ले और फिर अंदर से दूसरा कोयला इस्तेमाल कर। साहब, हमारे कोयले को क्या मसला है? वो नहीं इस्तेमाल हो सकता? नहीं जी, बिल्कुल हो सकते हैं, हम कोयला को मसला नहीं है। आपसे बात हो रही थी, आप कहते हो नम में थोड़ा सा उसको प्योरीफाई करना, गैसिफाई करना पड़ता है उसे। नहीं, वो गैसिफिकेशन के लिए सूटेबल है हमारा जो कोयला है, क्योंकि लिग्नाइट कोल है, गैसिफिकेशन के लिए सूटेबल है, सॉफ्ट है, उसमें मॉइस्चर है। थर के हवाले से मैं बात कर रहा हूं।
बाकी भी जो हमारे कोयले हैं, मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले हमें लाकड़ा पे फोकस करना चाहिए था। वहां ऑलरेडी माइनिंग भी हो रही है, माइनिंग का मसला नहीं है। 50 मेगावाट के तीन, वहां तो चीनी कंपनी ने कारखाने लगाए थे ना? जी हाँ, 3 वापडा ने चीनी कोलैबोरेशन से लगाए थे 50 मेगावाट के 3, उसमें से एक वक्त में एक चलता है, बाकी जो 2 चोक हो जाते हैं क्योंकि वो कारखाने हैं, जो वो प्लांट है वो कंपैटिबल नहीं है कोयले के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये बात, वक्त हमारा खत्म हो गया लेकिन बात खत्म नहीं हुई जी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे कल फिर गुफ्तगू करें इस पर। बिल्कुल, जरूर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। प्रोग्राम शामी साहब खत्म हो चुका है, लेकिन ये हमारे दोस्त शमसुद्दीन अमजद साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक कह रहे हैं कि शामी साहब को बताइएगा कि सनाउल्लाह साहबजादा सफीउल्लाह के बेटे नहीं है, इनके बेटे सिबगतुल्लाह हैं और वो जमात के साथ है। तो सनाउल्लाह क्या है ये उन्होंने नहीं बताया। मुझे लियाकत बलोच साहब थोड़ी देर पहले मिले थे, वो कह रहे और उन्होंने ये बात मुझे बताई थी। ठीक है शमसुद्दीन साहब, लियाकत बलोच की बात का एतबार करेंगे आपकी। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अभी आप भी गलत कह रहे हैं, अभी जमात इस्लामी शिकस्त नहीं खाई, बल्कि जमात इस्लामी को 900 वोटों की लीड है। अभी फैसले तो नहीं आए। तो गोया जामी साहब को खुशी का आधार करने का और 12वीं सरबत के साथ मिलकर यानी क्या करें, भंगड़ा डालने का हमें तो अभी वक्त नहीं आया। हमें खुशी इस बात की थी शामी साहब के खवातीन को वोट का हक दिया गया, इससे ज्यादा खुशी कोई नहीं थी। खवातीन को वोट का हक तो हासिल जीते कौन, ये बात की बात है। उसमें आप आपका शुमार खवातीन में नहीं, हम तो कह रहे हैं कि उनको उन पर क्यों नहीं वोट की इजाजत दी जाती है। ये सारे ऐसे नॉन इश्यूज हैं जो हम पैदा इश्यूज थे ना सर, ये तो खवातीन को वोट का हक मिलना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसमें मैं आपसे बाद में बात करूंगा, खुल के इजहार होगा। हाँ बिल्कुल। नाज़रीन मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।